स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मई 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करंट अफेयर के। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं। तो जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बन चुके हैं, तो ये फेडरिक मर्ज बने हैं, जो कि ये सेकेंड दौर के मतलब सेकेंड राउंड के मतदान में इनको बहुमत मिला है। और ये किस पार्टी से हैं, तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से हैं। और इसमें क्या होता है कि चांसलर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ की संसद का क्या नाम है, तो यहाँ की संसद को बुंडेस्टैग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पे यमन के बारे में देखते हैं। तो यमन में भी नए पीएम बने हैं। कौन बने हैं, तो सलीम बिन बिक जो हैं ये बने हैं नए पीएम। और यमन की राजधानी क्या है, तो यमन की राजधानी सना है। और यहीं पर हूती विद्रोही पाए जाते हैं, रहते हैं। यहीं पे यमन में ही हूती विद्रोही रहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ किया है, तो यह तेलंगाना में किया है। किस वंश से संबंधित है, तो यह सातवाहन राजवंश से संबंधित है। और इसमें क्या हुआ है कि गुडारम फॉरेस्ट रिजर्व में शिलालेखों का अध्ययन किया गया है, जिसको कहते हैं एपिग्राफी विभाग। एपिग्राफी को क्या बोलते हैं, शिलालेखों का अध्ययन बोलते हैं। इसमें क्या है, भाषा ब्राह्मी प्लस प्राकृतिक भाषा क्या थी, ये सातवाहन राजवंश की भाषा थी। ये सातवाहन वंश के बारे में है। और इसकी राजधानी क्या थी, तो सातवाहन की प्रतिष्ठान राजधानी थी। संस्थापक कौन थे, तो सिमुक सातवाहन के संस्थापक थे। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। और कहते हैं सातवाहन वंश जो था वो जो है मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे मतलब शासिका नहीं दिखी है कि जो कि क्या हो, महिला हो, लेकिन फिर भी इसको मात्र सत्तात्मक कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, फेमस क्या बोलते हैं यहाँ के शासक थे, उन्होंने क्या किया था कि अपने नाम के आगे या अपने नाम के साथ में अपनी माता का नाम जोड़ने की परंपरा शुरू की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि इसका समाज जो है मात्र सत्तात्मक था और कोई शासिका नहीं मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं कि एसआई के बारे में, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो सातवाहन वंश आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसकी डिटेल बारे में इतना तो हमने डिस्कस कर ही दिया है। तो इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण तेलंगाना के गुडारम फॉरेस्ट रिजर्व में किया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय GDP के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा, मतलब आगे भविष्य में कौन सा स्थान भारत हासिल करने वाला है। तो इसमें देखते हैं कि वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में पहले नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है और पाँचवें पे भारत एग्जिस्ट कर रहा है इस समय, मतलब वर्तमान में। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भारत चौथे नंबर पे आने वाला है, जो कि 4187 बिलियन डॉलर के साथ में। और ये किसको पछाड़ेगा, तो ये जो है जापान को पछाड़ करके भारत चौथे स्थान पर आने वाला है आगे की जो है रैंकिंग में। तो सब कुछ अच्छा रहा तो ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। कब से, तो 1996 से पहली बार इसको मनाया गया था 1996 में, तब से ये मनाया जाता है। तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवीण सूद का संबंध किससे है। तो ये जो है CBI के हेड थे। CBI जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके हेड थे। अब इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है इनका, 1 वर्ष का कार्यकाल। वैसे कितने साल के लिए होते हैं, तो ये जो है 2 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन जो है 1 वर्ष इनका अभी हाल ही में सरकार द्वारा इनका 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब CBI के बारे में देखते हैं। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है CBI का, तो ध्येय वाक्य है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता। उद्योग निष्पक्षता और अखंडता इसका जो है
फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी। और इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, सीबीआई को शक्ति कहाँ से मिलती है? ये भी पॉलिटी का ये पूरा जो है स्टैटिक पोर्शन है। तो इसको शक्ति जो है दिल्ली विशेष पुलिस से मिलती है, जिसकी स्थापना किस एक्ट से हुई थी? तो 1946 के एक्ट से हुई थी स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस की। तो इसी से इसको शक्ति मिलती है सीबीआई को। और इसका कार्यकाल कितना रहता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है, बताया ही हमने, लेकिन 1 वर्ष प्रवीण सूद की जो है जी की 1 वर्ष कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टालिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का अनावरण हुआ है? तो ये जो है बीजू पटनायक स्मारक का अनावरण हुआ है, जो कि क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ये स्टालिनग्राद की लड़ाई में 1941 में जो हुआ था उसमें ये भाग लिए थे। और इन्होंने क्या किया था कि रूस का सपोर्ट किया था। तो इसलिए इनका जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है रूसी दूतावास में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के पर हस्ताक्षर किया? एफटीए का फुल फॉर्म क्या है? तो एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको कहते हैं। तो अब 3 साल के बाद बातचीत के बाद में भारत और इंग्लैंड यूके के मध्य जो है ऐसा हो गया है कि अब यहाँ पर एफटीए पर हस्ताक्षर कर दिया है दोनों देशों ने। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। किस क्रम का है? तो ये 12वें क्रम का होने वाला है ग्लेक्स 2025। और इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम इस बार रही है नई दुनिया तक पहुंचना। इसकी थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, इसकी थीम है। अब आगे देखते हैं कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ है। और यहाँ पर भारत की किस योजना को दिखाया गया है? तो भारत की स्वामित्व योजना को यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे संबंधित है ये जो है भूमि का असली मालिक कौन है, इससे संबंधित है, जो भारत सरकार की मतलब योजना है। योजना के बारे में भी इसका मतलब डिटेल किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था ये सब भी देख लीजिएगा। तो ये जो है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन वाशिंगटन कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन डीसी में हुआ था आयोजन इसका। तो वहाँ पर जो है भारत की तरफ से स्वामित्व योजना को प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहाँ पिपरावा बौद्ध अवशेष की नीलामी स्थगित कर दी गई है? तो ये 100वीं हांगकांग में जो नीलामी होने वाली थी पिपरावा बौद्ध अवशेष का, तो वो रोक दी गई है भारत के कहने के बाद। तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये शाक वंश से संबंधित है, जहाँ पर शाक वंश के उल्लेख प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1898 में खोज हुई थी। तो ये 100वीं हांगकांग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए हैं? तो ये जो है कौन सा ऑपरेशन था? तो ये ऑपरेशन तो सबको याद रहेगा। तो इसका ऑपरेशन का क्या नाम है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये जो है इन आतंकी जो है ढांचों पर हमले किए गए हैं। और ये किसके बदले में है? तो 22 अप्रैल को होने वाले पहलगांव, हमने सर उस वीडियो में गलती से पुलवामा बोल दिया था। तो ये जो है पहलगांव घटना जो हुई थी उसके जवाबी कार्रवाई जो है की गई है भारत के तरफ से। तो इसमें कितने स्थान कहाँ कहाँ पर है ये देखते हैं। तो इसमें जो 9 स्थान है उसमें से जो पीओके में है वो 6, पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 6 स्थान हैं और 4 जो है पाकिस्तान में है। तो देखते हैं मुजफ्फराबाद, बाग और कोटली और गुलपुर और भीमबेर, ये जो है 6 स्थान जो हैं पीओके में हैं। और 4 स्थान कौन कौन से हैं? तो सियोलकोट और मुर्दिके, चाक अमरू और बहावलपुर,
ये मुदीर के और बहावलपुरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकी गतिविधियों का जो है कार्रवाई होती है। तो ये जो है ये 9 आतंकी ढांचे पर भारतीय सेना द्वारा हमला किया गया था, और इसमें तीनों सेनाओं का मतलब तीनों भारतीय सेनाएं थी, एयरफोर्स, नेवी और थल सेना, ये सभी मिलकर तीनों इसमें भाग ली थी। तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो आप सभी क्वेश्चन को और इस डिस्कशन को, डेली करंट अफेयर को देखते रहिए, और आपकी अपनी पढ़ाई को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए।